आज ईवीएस का सेकंड पार्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया था और आप लोग का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और उतनी ही एनर्जी के साथ मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में आपको कंप्लीट करवा पाऊँ। आज इस दूसरे वीडियो में भी मैंने 25 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है ईवीएस पोर्शन 3 to 5 क्लास 3 to 5 को लेकर। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? कितना घंटा सोता है? हाथी एक दिन में कितना घंटा सोता है? ऑप्शन है आपके सामने 8 से 10 घंटा, 4 से 6 घंटा, 6 से 8 घंटा, 2 से 4 घंटा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि हाथी बहुत अल्प समय तक आराम करता है, बहुत कम समय सोता है। इसका मतलब है कि हाथी केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। तो डी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हाथी झुंड में कितने वर्षों तक रहना पसंद करते हैं? हाथी झुंड में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर झुंड की बात हो रही है तो कुछ और बेसिक चीजें हैं तो इसके साथ में क्लियर करवा देता हूं कि हाथी का जो झुंड होता है वो कितने 10 से 12 हाथी का झुंड होता है। और इन हाथियों में कौन कौन रहते हैं? हथनी रहती है और उसके बच्चे रहते हैं। हथनी और बच्चे ही झुंड में केवल शामिल होते हैं। अगर हम नर हाथी की बात करें तो नर हाथी इस झुंड में नहीं रहता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। तो 10 से 12 हाथियों का ही झुंड होता है। और ये कितने वर्षों तक साथ रहते हैं? तो ये 14 से 15 वर्षों तक साथ में रहते हैं। हाथी झुंड में कितने वर्षों तक साथ रहते हैं? तो 14 से 15 वर्षों तक ये साथ में रहते हैं। उसके बाद फिर झुंड से अलग हो जाते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर इसके साथ और अगर हम बात करें तो इसके झुंड में जो नेता होती है वो सबसे बुजुर्ग हाथी जो होती है उसको उस झुंड का नेता माना जाता है। ये हाथियों का जो झुंड होता है, इस झुंड का नेता कौन होता है? जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उस झुंड की नेता कहलाती है। और कुछ हाथियों के बारे में अगर बताना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि हाथी एक दिन में कितने? एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना? 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है। एक दिन में कितना? 100 किलोग्राम पत्तों को ये खाने की क्षमता रखता है। एक दिन में 100 किलोग्राम वो यूज करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हाथियों के बारे में याद रखना है, ठीक है। हाथी झुंड में कितने वर्षों तक रहना पसंद करते हैं? 14 से 15 वर्षों तक। हाथियों के झुंड में कुल संख्या कितनी होती है? 10 से 12 हाथी होते हैं। और इन हाथियों में कौन कौन होती है? हथनी और बच्चे होते हैं। नर हाथी जो होते हैं वो झुंड में शामिल नहीं होते। और हाँ, जो इन झुंड का जो नेता होता है वो उस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो उस झुंड का नेता होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हाथियों के बारे में थोड़ा बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाथी के बारे में ही है। निम्न में से गलत कथन को चुनें। इन चारों में से गलत कथन को आप चुनें। पहला है झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी नेता होती है। अभी हमने बताया, बिल्कुल करेक्ट है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी कौन होती है? नेता। दूसरा है हाथी बहुत कम समय सोना पसंद करते हैं। ये भी मैंने आपको करवाया कि हाथी बहुत कम समय तक ही सोते हैं। तीसरा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं। अब ये बताइए कि सही है गलत? ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि हाथनी और बच्चे दोनों ही झुंड में शामिल होते हैं। तो हथनियां केवल नहीं होती बल्कि उसके साथ बच्चे भी होते हैं। तो ये गलत। चौथा है हाथी कीचड़ से खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हाथियों को कीचड़ से खेलना पसंद रहता है क्योंकि उनके शरीर में जब कीचड़ जाता है तो उनका शरीर में ठंडक महसूस होता है और उस ठंडक की तलब के कारण वो कीचड़ों से खेलना पसंद करते हैं। तो ये भी राइट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां नहीं होती बल्कि उसके साथ साथ बच्चे भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है।
बाघ की दहाड़ कितनी दूरी तक सुनी जाती है? शेर की जो दहाड़ होती है वो कितने डिस्टेंस तक आप उसको सुन सकते हैं? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक सुनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? आप ज्यादातर तो हम लोग किसानी ही कृषक हैं, क्योंकि भारत की 70% आबादी जो है वो किसानी है। तो ये क्वेश्चन भलीभांति आप लोग जानते होंगे कि किसे किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है सांप, चूहा, मेढक या फिर केचुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, केचुए को ही सांप का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 31, सांपों में कितने दांत होते हैं? सांपों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6 या फिर 0, मतलब नहीं होती है। सुनिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सांपों में कुल 2 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 2 दांत पाए जाते हैं, और ये दोनों दांत खोखले होते हैं। ठीक है, तो इन्हें खोखला दांत भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला होता है? अगर जहरीले सांप की बात करें तो कौन सा सांप इसमें जहरीला है? ऑप्शन ए आपके सामने है कोबरा, बी क्रेब, सी वाइपर, डी सभी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स यहां पर बता देते हैं कि सांपों की प्रजाति जो है, अगर जहरीले सांपों की प्रजाति की बात करें तो हमारे भारत में कुल कितने 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनमें से कोबरा सही है, कोबरा है, दूसरा क्रेब है और तीसरा वाइपर है। मतलब सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो 4 प्रकार में 3 प्रकार यहां दिया हुआ है, कोबरा, क्रेब, वाइपर, ये जहरीले सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं। और चौथा कौन सा होता है? चौथा एक सांप होता है, उसका नाम है सा स्कैल्ड। ठीक है, सा स्कैल्ड, ये भी एक प्रकार का सांप है जो जहरीली प्रजातियों में पाया जाता है। और ये कहां पाया जाता है? ये हमारे देश में पाया जाता है। प्रश्न देखिए, आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि द्वारा पानी संकीर्ण नलियों की सहायता से सीधे पौधों के आधार में दिया जाता है? प्रश्न कहने का मतलब है कि सिंचाई जो व्यवस्था होती है, खेती बाड़ी में हम लोग सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, और सिंचाई व्यवस्था में कई अलग अलग प्रकार की सिंचाई व्यवस्था होती है। जैसे नैनो सिंचाई होती है, माइक्रो सिंचाई होती है, ड्रिप सिंचाई होती है। तो अलग अलग प्रकार की सिंचाई होती है। और उसी सिंचाई व्यवस्था में एक व्यवस्था ऐसी होती है कि एक पाइप होती, पतली पतली पाइपें होती है इस प्रकार से। जैसे ये खेत है और यहाँ पर हर एक लाइन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पतली पतली ये पाइप होती है, और उस पाइप की सहायता से छोटी छोटी छिद्र होते हैं, जो छिद्र की सहायता से पानी निकलता है और पौधों को पानी प्राप्त हो जाता है। तो इसी व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? इसमें क्या होता है कि जो पानी छिद्रों से निकलता है वो सीधा पौधों के आधार में पहुंचता है, पौधों के आधार में पहुंचता है। तो इस व्यवस्था को हम कौन सी व्यवस्था कहते हैं? नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, या हम सभी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। इस व्यवस्था को हम कौन सी सिंचाई कहते हैं? ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि ड्रिप सिंचाई को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और इसे टपक भी कहा जाता है, टपक सिंचाई। तो ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ऑप्शंस में आपको टपक सिंचाई भी देखने के लिए मिलेगा। तो ड्रिप या टपक सिंचाई एक ही प्रकार की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 34। अच्छा देखिए, जितने वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं आप लोग का प्यार भरपूर मिल रहा है, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लाइक्स भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन कमेंट नहीं मिल रहा है, और कमेंट मिलना जरूरी है क्योंकि हमें पता चले कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं और कितने गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, जैसे
आज किसी ने हमें कमेंट किया था कि साउंड का प्रॉब्लम है। हम समझते हैं कि साउंड का प्रॉब्लम बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरे पास पहली बात तो जो माइक्रोफोन होता है वो नहीं है मेरे पास, दूसरी बात स्टूडियो नहीं है मेरे पास। तो ये व्यवस्था भी बहुत जल्दी हो जाएगी धीरे धीरे। अभी तो मैंने स्टार्टिंग किया है और आप लोग का प्यार अगर ऐसा ही मिलता रहे तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ों को भी मैं प्राप्त कर लूँगा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस बात को मैंने ध्यान दिया कि साउंड की प्रॉब्लम, आज कोशिश मैं कर रहा हूँ कि साउंड की प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते 34। निम्न में से किस कारण कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है? कहने का मतलब समझिए, कह रहा है कि अगर हम कुछ बीज को कपड़े में बांध कर रखें, ठीक है, कपड़े में भिगा दिए और उसके बाद उसको कपड़े में हम बांध दिए, और कुछ बीज हमने ले लिया कि उसको जल में डाल दिया और जल में हमने भिगा के रखा, कुछ को जल में भिगाया और कुछ को कपड़े में भिगो कर मैंने रख दिया, तो दोनों में बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित होता है। तो कपड़े वाले जो बीज होते हैं वो ज्यादा तेजी से अंकुरित हो जाते हैं इसके कंपैरिजन में जल में डाले गए बीजों के कंपैरिजन में। तो इसका क्या रीजन है? पहला ऑप्शन है सांस लेने में आसानी होती है, दूसरा जल की मात्रा अधिक होती है, तीसरा जल की मात्रा कम होती है, और चौथा कोई नहीं। देखिए कपड़े में अगर हम बांध के बीज को रख रहे हैं तो उसमें जल की मात्रा तो बहुत कम होगी, ठीक है, तो जल की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर यह भी दिया है कि जल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा तो कम होती है, लेकिन एग्जैक्टली ये कारण भी नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि सांस लेने में आसानी होती है। बीज जो होते हैं वो श्वसन क्रिया बहुत आसानी से कर लेते हैं, और इस श्वसन क्रिया के कारण ही उनमें अंकुरित जो होता है वो तेजी से होने लगता है। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सांस लेने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से किन फल और सब्जियों में बीज होता है? किन फल और सब्जियों में बीज होता है? तो ये सारी चीजें तो आप बहुत दैनिक जीवन में यूज करने वाली चीजें, उपयोग करने वाली चीजें आप अच्छे से जानते होंगे। पहला नंबर है खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए भैया, पहली बात तो मैंने जितना भी यूज किया है आज तक लाइफ में प्याज, कभी प्याज में मैंने बीज नहीं देखा। तो किसमें बीज होता है तो प्याज में बीज नहीं होता है, ये करेक्ट है। तो ये तो नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्याज में कभी बीज नहीं पाया। दूसरे ऑप्शंस में आए करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। तो भाई हमारे यहाँ तो आलू में भी बीज नहीं होता है, तो आलू ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। आपके यहाँ अगर होता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर हम चौथे ऑप्शंस में आए तो यहाँ पर भी आलू है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि सी नंबर करेक्ट होना चाहिए। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर बिल्कुल सही है। ये सब चीजों में बीज की मात्रा पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, जहां पर बेसिक की जरूरत हो रही है वहां पर बेसिक में बता रहा हूं, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं तो क्वेश्चंस में बना रहा हूं, और जहां पर जरूरत नहीं है उसको मैं सिंपल वे से पार कर रहा हूं, ठीक है ना। और आप लोग और ज्यादा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, फ्रेंड्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि उनको भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मिल पाए, उनको प्रोवाइड हो पाए, वरना वो भी गुमराह होकर रह जाएंगे कि कोई गाइड से पढ़ाने वाला है, कोई आपको 100% सफलता दिला देगा, बहुत सारी बुक्स लेकर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ले आएंगे। और मेरा सिंपल सा थॉट होता है कि अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के कॉम्बिनेशन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, कोई भी पॉइंट बिना इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़े हुए, तो आपको कोई भी सफल होने में नहीं रोक सकता है। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। लगभग अभी तक मैंने 8 से ज्यादा कंपटीशन क्रैक किए हैं, फेस किया है, क्रैक किया है, और मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारा अनुभव रहा कंपटीशन लाइन में मुझे। और मुझे बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही लगी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ इन अनुभवों को जब आप एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको देखकर आपको लगेगा कि मैंने जो कहा है बिल्कुल सत्य किया, मैंने आपको गुमराह नहीं किया कि मैं आपको 100% सफलता दिला दूंगा, ये क्वेश्चन टच करेगा। तो बहुत सारी आप देखेंगे चैनल्स में होता है, वो सब मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना।
तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस पौधे की जड़ में नाइट्रोजन प्राप्त करने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि नाइट्रोजन प्राप्त करना मतलब क्या होता है कि पौधों के जड़ में जो होता है एक प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसे राइजोबियम कहा जाता है। कौन सी बैक्टीरिया होती है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है। ये खास करके दलहन जो होते हैं, दाल के जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों में पाई जाती है और उसका मुख्य काम क्या होता है, नाइट्रोजन को मिट्टी से अवशोषित करना और पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन एक पोषक तत्व के रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ पेड़ क्या ऐसे होते हैं, इनमें से कोई पेड़ ऐसा है जिसमें ये बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है। तो ये बैक्टीरिया नहीं पाई जाएगी, क्या कौन सी, नाइट्रोजन प्राप्त करने वाली बैक्टीरिया नहीं होती है। तो कौन सा, तुलसी, ऑप्शन ए, बी अमरवेल, सी सरसों और डी आपका यहां पर क्या है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि तुलसी इसका राइट आंसर होना चाहिए तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तुलसी ही इसका राइट आंसर है। और तुलसी को हम, हमारे देश में तुलसी की पूजा भी होती है, इसकी पूजा भी करते हैं हम लोग। और दूसरी बात, तुलसी एक औषधि के रूप में भी जानी जाती है, बहुत जबरदस्त औषधि का काम करती है और इस औषधि के गुण के कारण ही राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनकी जड़ों में नहीं टिक पाते हैं, ठीक है। तो तुलसी इज द राइट आंसर, मतलब ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 37, निम्न में से परजीवी पौधा कौन सा है। अच्छा, परजीवी की यहाँ पर बात की जा रही है तो थोड़ा सा परजीवी के बारे में उसका डेफिनेशन समझ लें कि परजीवी किसे कहते हैं। परजीवी का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे या जीव जंतु भी हो सकते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहे, अपने भोजन के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहे, पर मतलब दूसरों पर निर्भर रहे, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वैसे हम जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जिसे हम परजीवी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो पौधा है वो परजीवी है। पहला है अमरवेल, बी तुलसी, सी मनी प्लांट, डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अमरवेल। अमरवेल एक ऐसा पौधा होता है जो दूसरे पौधों पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। अगला प्रश्न है, पटसन के रेशों को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। पटसन से बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे, हमारे देश में पटसन की खेती की जाती है और उससे क्या होता है, रेशा प्राप्त करते हैं और उस रेशा का उपयोग हम लोग जो दरी वगैरह होता है या बोरा वगैरह, बोरिया वगैरह जो होता है उसको बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसको किस भाग से इसको प्राप्त किया जाता है, जड़ से, तना से, पत्ता से, सभी। तो इसको कहां से, तना से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, तना। तो बी इज द राइट आंसर। 39, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं, इन 25 क्वेश्चन को हमको निकालने में 2 घंटा एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक में हमको लगे रहना पड़ता है, तब जाके इतने क्वेश्चन हम 25 को कलेक्ट कर पाते हैं। यही वजह है कि हम एक ही वीडियो केवल एक दिन में डालते हैं, लेकिन कल से मेरी कोशिश रहेगी कि मैथ और ईवीएस दोनों का वीडियो हम अपलोड कर पाएं और दूसरी कोशिश रहेगी कि बीपीएससी 2.0 की भी तैयारी हम कल और अगर नहीं तो आफ्टर टुमारो के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग का प्यार इसी प्रकार से मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। इस गोल्डन फाइबर क्या, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, इंग्लिश में गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। कपास, बी जूट, सी प्राकृतिक रेशा या फिर डी सन। तो किसको कहा जाता है, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं की स्क्रिप्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है, कई बार इसको पूछा गया है और कई यूपी टेट में भी इसको पूछा गया है और स्टेट में भी ये पूछा गया था। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं की स्क्रिप्ट होती है। देखिए ब्रेल लिपि क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अच्छा, ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो किसने किया था, लुई ब्रेल ने।
लुई ब्रेल। ठीक है, इसमें एक छोटी सी कहानी है जो हम बता देते हैं कि लुई ब्रेल कौन थे। जब वो छोटे थे तो खेलते खेलते कुछ मिसिंग हुआ और उनकी दोनों आंखों की रोशनी खत्म हो गई, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। अंधा होने के बाद जब वो अंधे हो गए पूरी तरह से, तो उन्होंने अपने हाथों से किसी भी चीज को स्पर्श करके अनुमान लगाने की कोशिश की, और वही कोशिश में उनसे एक ऐसे चीज का निर्माण हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। और लिपि का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, शब्द जो हम लोग जिस लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिपि का मतलब तो यही हो गया कि अलग अलग जो भाषाएं होती है उसकी अलग अलग लिपियां होती है। एक ब्रेल लिपि का आविष्कार उन्होंने किया। इस ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था, तो ये याद रखिए कि ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था। और हर साल विश्व ब्रेल लिपि दिवस, विश्व ब्रेल दिवस ये कह सकते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है, उन्हीं की याद में, क्योंकि लुई ब्रेल का जन्म था 4 जनवरी को हुआ था। इस वजह से उसी उनके बर्थडे को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को याद रखना है। और इसमें कितने स्क्रिप्ट की, मतलब बिंदुओं की सहायता से उसको क्या किया जाता था, जैसे कोई पेज है, अगर हम कोई पेज ले लेते हैं, उस पेज को क्या करते हैं, छेद कर दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से उसको मतलब पीछे से छेद किया जाता था कि उसका ऊपर वाला भाग देखेंगे उभार के रूप में आ जाएगा, और उसी उभार को अपने हाथों से उंगलियों से स्पर्श करके आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा गया है। यही ब्रेल लिपि है। और इसमें स्क्रिप्ट की संख्या कह रहा है तो 3, 1, 5, 6। तो ये ध्यान रखेंगे कि ब्रेल लिपि में बिंदुओं के स्क्रिप्ट की संख्या 6 होती है। 6 इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखेंगे, 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। तो पहले समझिए कि प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं। रेशा, प्राकृतिक रेशा 2 प्रकार का होता है। एक तो कुछ रेशा जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं, और कुछ रेशा जो जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम ऊन की बात करते हैं तो जंतुओं से प्राप्त होता है, भेड़ से, बकरियों से, ऊंट से। और अगर हम कुछ रेशे की बात करते हैं, जैसे जूट हो गया, पटसन हो गया, तो ये सारे जो रेशे होते हैं पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। तो पौधे से प्राप्त करो या जंतु से प्राप्त करो, दोनों ही स्थिति में वो प्राकृतिक रेशा ही कहलाएगा। तो निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है, कपास, जूट, ऊन, सभी। तो कपास भी है, जूट भी है, ऊन भी है, मतलब सभी क्या है, प्राकृतिक रेशा। अगला प्रश्न देखिए 42, क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या होता है, जब पेड़ पौधों की अत्यधिक मात्रा में कटाई होने लगी तो उस सिचुएशन पर हमें पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए एक नियम बनाया गया सरकार के द्वारा, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहलाया। और इसे कब बनाया गया, 1986 ईस्वी में। याद रखिए 1986 में, 20 द राइट आंसर। तो 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर 17 घंटा पेड़ पर लटक कर सोता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कई बेसिक पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि निम्न में से कौन सा जानवर 17 घंटा पेड़ पर लटक कर सोता है। ऑप्शंस ए चमगादड़, बी बंदर, सी स्लॉथ, डी सभी। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लॉथ। अब स्लॉथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको याद रखना है, वो हम बता देते हैं। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो 17 घंटे तक सोता है। और कहां सोता है, पेड़ पर, पेड़ पे लटक कर सोता है। इसमें और कई हैरान करने वाली बातें इसमें पाई जाती हैं। अच्छा, ये पाया कहां जाता है स्लॉथ की अगर बात करें तो ये अमेरिका में पाया जाता है। मध्य या दक्षिण अमेरिका दोनों में ही पाया जाता है। तो अमेरिका में सीधा याद रखेंगे, स्लॉथ कहां पाया जाता है, तो अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, इसका एक गुण और भी है, ये कि एक सप्ताह में
पूरे सप्ताह की अगर बात करें तो एक वीक में, एक सप्ताह में केवल एक बार ये पेड़ से नीचे उतरता है। एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। और क्यों उतरता है? सोच करने के लिए। अर्थात ये सप्ताह में सिर्फ एक ही बार शौचालय जाता है, एक ही बार सोच करता है। ठीक, इसके और कुछ पॉइंट्स ये जाने कि ये एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तों को खाता है। कितने ग्राम? 30 ग्राम पत्ता केवल एक बार में खाता है। और उस 30 ग्राम पत्ते को अगर इसको पचाना होता है, इसको डाइजेस्ट करना होता है, ये 1 महीना लगा देता है। मतलब 1 महीना में केवल 30 ग्राम पत्ते का प्रयोग ये करता है। सबसे आलसी जानवरों में से ये माना जाता है। अच्छा, स्लोथ होता कैसा है? तो स्लोथ बिल्कुल भालू की तरह होता है। अगर आप देखेंगे तो स्लोथ बिल्कुल भालू की तरह आपको दिखेगा। अच्छा, इसकी एक और सबसे बड़ी खूबी है, पता है कि ये इसका जीवन काल जो होता है वो 40 वर्ष होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष होता है। और इस 40 वर्ष में केवल ये 8 पेड़ों को बदलता है। मतलब 8 अलग अलग पेड़ों में जाता है। ठीक है, 40 साल में केवल 8 अलग अलग पेड़ों का उपयोग करता है ये। 8 पेड़ों का पूरे अपने जीवन काल में। तो ये स्लॉथ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। स्लॉथ 17 घंटा पेड़ पर लटक कर सोता है। स्लॉथ कहां पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। ये सप्ताह में कितने बार? एक बार सोच करता है। और ये 1 महीना में 30 ग्राम पत्ते का उपयोग करता है। और इसकी उम्र आयु काल कितनी होती है? 40 वर्ष। और 40 वर्ष में कितने? 8 बार ही ये पेड़ों को बदलता है। तो सबसे आलसी जानवर भी कह सकते हैं कि स्लॉथ को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। सिकारा किस राज्य में पाया जाता है? सबसे पहले आप समझ रहे हैं सिकारा क्या है? तो सिकारा को समझिए कि सिकारा क्या होता है, किस राज्य में पाया जाता है। देखिए, सिकारा क्या होता है कि नाव के ऊपर घर बनाया जाता है। तो नाव के ऊपर जो घर बनाया जाता है, और ये घर ज्यादातर झीलों में प्राप्त होते हैं। ये झीलों में मिलते हैं हमको देखने के लिए। तो नाव के ऊपर जो घर बनाया जाता है उसी को सिकारा कहा जाता है। याद रखेंगे कि नाव के ऊपर जो घर बनाया जाता है उसे सिकारा कहा जाता है। अब तो आप समझ रहे होंगे कि ये कहां पाया जा सकता है। शिमला, असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ही होगा, क्योंकि सिकारा जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। नाव के ऊपर जो घर बनाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने के लिए झीलों में खास करके आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45। कहां के बच्चे स्कूल जाने में बल्लम का प्रयोग करते हैं? बल्लम का प्रयोग करते हैं। अब आपको बल्लम समझना पड़ेगा कि बल्लम क्या है। जैसे यहाँ पर सितारा समझे से आपको बल्लम समझना पड़ेगा कि बल्लम कहां के बच्चे स्कूल जाने में बल्लम का प्रयोग करते हैं। देखिए, बल्लम क्या है? छोटी नाव को बल्लम कहा जाता है। जो छोटी नाव होती है उसको बल्लम कहा जाता है। और भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। जब वर्षा होती है तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं? उस छोटी नाव की सहायता से नाव का प्रयोग कर स्कूल जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे देश में वर्षा कहां होती है? वर्षा तो हर जगह होती है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा केरल में होती है। इसलिए हम कहें सबसे अधिक नहीं, लेकिन केरल में बड़ी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, केरल में बड़ी मात्रा में वर्षा होती है। और उसी वर्षा के कारण जब पानी भर जाता है चारों तरफ और बच्चे को जाने में असुविधा होती है, तब वो बल्लम का प्रयोग करते हैं, छोटी नाव का प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से सबसे कम सोने वाला जानवर कौन सा है? 4 में गाय, अजगर, जिराफ, बिल्ली। इसमें से कौन सा जानवर सबसे कम समय तक सोता है? अगर हम गाय की बात करें तो गाय कितना? 5 घंटा सोती है। अगर अजगर की बात करें तो अजगर 18 घंटा सोता है। अगर जिराफ की बात करें तो जिराफ 2 घंटा सोता है। और बिल्ली की बात करें तो बिल्ली 12 घंटा सोती है। हम कह सकते हैं कि सबसे कम कौन सोता है? जिराफ। और अगर सबसे अधिक पूछा जाता तो सबसे अधिक अजगर सोता है, 18 घंटा तक सोता है। क्वेश्चन नंबर 47। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को किस रंग में दर्शाया गया है? रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को किस रंग में दर्शाया गया है?
अच्छा, रेड डाटा बुक क्या होता है पहले इसको समझ लें, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेड डाटा बुक का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो ये याद रखेंगे कि 1966 ईस्वी में रेड डाटा बुक बनाया गया, उसकी शुरुआत हुई, उस समय से रेड डाटा बुक बनाया गया। इसमें होता क्या है कि जो भी जानवर होते हैं या जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब वो संकटग्रस्त हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो विलुप्त होने के कगार पर जब पहुंचते हैं तो उनको श्रेणी में रखा जाता है। संकटग्रस्त मतलब विलुप्त होने वाले, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये जीव क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे जीव हमसे विलुप्त हो चुके हैं, आप लोग सुने होंगे, डायनासोर का नाम सुने होंगे, एनाकोंडा का नाम सुने होंगे, तो ये सब विलुप्त प्राणी हैं, पहले किसी जमाने में प्राचीन काल में पाए जाते थे, धीरे धीरे कुछ कह सकते हैं कि जो वातावरण है, वातावरण का बदलाव हुआ और उस बदलाव के कारण वो खत्म हो गए। तो उसी प्रकार से और भी बहुत सारे जानवर हैं जो धीरे धीरे उस श्रेणी में शामिल हो रहे हैं, तो उसका एक डाटा बनाया गया जिसे रेड डाटा बुक कहा गया। इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं, और इसकी शुरुआत 1966 ईस्वी में की। और जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उसको किस रंग से उसमें दर्शाया जाता है, तो याद रखेंगे गुलाबी रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से? गुलाबी रंग से दर्शाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है 48, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के किस स्थान में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है? भारत के किस स्थान में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है? वन्य जीव अभयारण्य पहले समझ लेंगे क्या होता है। जो जंगली जानवर होते हैं उन जंगली जानवरों के लिए एक खास जगह बनाई जाती है जिसे वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। असम, बी मेघालय, सी मध्य प्रदेश और डी अंडमान निकोबार। तो इसमें क्या होगा, जरा सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए, वन्य जीव अगर अभयारण्य की बात करें तो असम में पता है कितना है वन्य जीव अभयारण्य? 12। असम में कुल 12 वन्य जीव अभयारण्य है। अगर मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में 4 वन्य जीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 29 वन्य जीव अभयारण्य है। ये सब याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में कितनी है? 29। और अंडमान निकोबार की अगर बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में 96 वन्य जीव अभयारण्य है। तो सबसे सर्वाधिक कहां है? अंडमान निकोबार में। अच्छा, यहाँ पर सर्वाधिक पूछ रहा है, अगर न्यूनतम पूछ लेता तो कि सबसे कम वन्य जीव अभयारण्य कहां? तो हमारे देश में सबसे कम अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं, यहां न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम में पंजाब आता है। कौन सा राज्य आएगा? पंजाब। एक ऐसा राज्य है जिसमें वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? 0 है, 0 है ही नहीं वहां वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है? किसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या डी उत्तराखंड। तो ये याद रखेंगे, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। कब वन्य जीव सुरक्षा, जिस तरह से हम देखें कि इससे पहले एक क्वेश्चन और आया था हमारे सामने, याद है आपको, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो पर्यावरण संरक्षण, इस तरह से हमको पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक नियम बनाया गया सरकार के द्वारा। इसी तरह से वन्य जीव मतलब जो जंगली जानवर हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक नियम बनाया गया। और ये कब बनाया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल का मेरा नेक्स्ट वीडियो ईवीएस और मैथ दोनों का अपलोड होगा। तब तक के लिए